साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेयरी फार्मर की और डेयरी फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। किसान भाइयों, डेयरी फार्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 3 चीजों पे निर्धारित करती है। पहला, पशु का दूध का उत्पादन उसकी आनुवंशिक क्षमता के हिसाब से होना चाहिए। पशु के 2 ब्यात के बीच का टाइम 12 या 13 महीने के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो छोटे पशु हैं वो भी सही समय पे दूध का उत्पादन उनको शुरू करना चाहिए। HF नस्ल की बच्चिया के लिए जो पहली बार दूध देने का समय है वो है 24 महीने के आसपास में। साथियों, आज का जो हमारा विषय रहेगा उस पर हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म में कई बार पशु ऐसे होते हैं जो या तो पहली बार जब उनको गैबिन होता है तो वो हीट में नहीं आते हैं, गर्मी में नहीं आते हैं, या फिर पशु एक बार ब्यांत उसका मिलने के बाद में वो दोबारा से उसको 90 दिन के अंदर गैबिन हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी पशु या तो हीट में नहीं आता है या फिर हीट में आके चला भी जाता है तो हमें पता नहीं चलता है। पशु खुल के हीट में नहीं आता है। साइलेंट हीट के जो केसेस हैं वो भी अपने को देखने को मिलते हैं। कई बार पशु हीट में भी आता है, बार बार हम उसको कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, फिर भी पशु गैबिन नहीं होता है। तो साथियों, अगर किसी भी पशु को हमने 3 बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान करवाया है, AI करवाई है, फिर भी पशु अगर गैबिन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं रिपीट ब्रीडर काउ। मतलब पशु खुराक हो गया, गैबिन होने में उसको दिक्कत है, पांचपन की समस्या से पशु जूझ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं रिपीट ब्रीडिंग की समस्या। साथियों, अगर पशु सही टाइम पे गैबिन नहीं होगा तो उसके 2 ब्यात के बीच का टाइम बढ़ जाएगा। पशु डेयरी फार्म पे दूध कम देगा, वो समय पशु ज्यादा बिताएगा जब वो दूध का उत्पादन नहीं कर रहे। नॉन प्रोडक्टिव काऊ आपके डेयरी फार्म पे बढ़ जाएंगी। पशु दूध का उत्पादन तभी अच्छा करता है जब वो उसका ब्यांत के बाद में दूध का उत्पादन हार्मोनल बदलाव के कारण हमें अच्छा मिलता है। तो अगर पशु सही टाइम पे गैबिन नहीं होगा, हीट में नहीं आएगा, रिपीट करेगा, तो डेयरी फार्म पे हमें जिन पशुओं को दूध के लिए रखा है उनसे दूध नहीं मिलेगा और मुनाफा अपना कम हो जाएगा। तो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आप कम कर सकते हैं अपने डेयरी फार्म पे। 10 पॉइंट है जिसपे हम बात करेंगे। अगर ये 10 पॉइंट पे आप काम कर लेते हैं तो आपको डेयरी फार्म में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हम बढ़ा लेंगे। वीडियो के आप अंत तक बने रहिए और जो चैनल है उसको भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रिपीट ब्रीडिंग का। सबसे पहला पॉइंट जो रिपीट ब्रीडिंग का वो है पशुओं की खुराक और पशुओं का स्वास्थ्य। साथियों, पशुपालन में जो दुधारू पशु हैं उनको इंसान या डेयरी फार्मर अपने हिसाब से खुराक देता है। जो पशु जंगल में रहते हैं वो खुराक अपने इच्छा से, अपने हिसाब से खाते हैं, लेकिन जब पशुओं का हमने डोमेस्टिकेशन किया है, घर में उनको बांध के रखा है, डेयरी फार्म पे रखा है, तो उनकी खुराक हम निर्धारित कर रहे हैं। और खुराक में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पशु की गैबिन होने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अगर ऊर्जा की कमी है तो पशु सही टाइम पे गैबिन नहीं होगा, पशु कमजोर हो जाएगा और उसको गैबिन होने में दिक्कत आएगी। प्रोटीन अगर हम ज्यादा दे रहे हैं या फिर इसेंशियल एमिनो एसिड्स की कमी है तो भी पशु को रिपीट ब्रीडिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन और मिनरल्स पशु के पूरे स्वास्थ्य के लिए, पशु को बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन पशु की खुराक में होना जरूरी है। अगर विटामिन A, विटामिन E की कमी है तो पशु में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आ सकती है। किसान भाइयों, मिनरल्स जो खुराक से जुड़े हुए हैं उसमें भी ट्रेस मिनरल्स, खासकर कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, सेलेनियम है, अगर इनकी कमी है तो पशु के शरीर में जो हार्मोन्स का लेवल है वो सही नहीं रहेगा, पशु खुल के हिट में नहीं आएगा और वो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से शिकार हो सकता है। तो पहली सबसे जरूरी चीज है, अगर हमें अपने पशुधन को बांझपन की समस्या से, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से बचाना है तो वो है अच्छी खुराक, और अच्छी खुराक से पशु का जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहता है। साथियों, दूसरे पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, पशु सोने के बाद में 90 दिन के अंदर अंदर गैबिन हो जाए। जैसे ही पशु का ब्यांत होता है 45 दिन में, आप मानिए 45 दिन में पशु की जो बच्चेदानी है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है।
15 दिन के बाद में जब भी वो 60 दिन के आसपास में हीट में आता है तो पशु के लिए बहुत ही क्रिटिकल टाइम रहता है। अब साथियों, जैसे पशु दूध का उत्पादन शुरू करता है तो पशु के शरीर का वजन कम होता है, क्योंकि पशु को दूध बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए, खुराक से उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो शुरू के 1.5 महीने में पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में रहता है। अगर पशु के सोने से पहले पशु का स्वास्थ्य अच्छा है, उसको हमने अच्छी खुराक दी है, पशु का BCS बॉडी कंडीशन स्कोर ब्यात से पहले अच्छा है, तो पशु के सोने के बाद में पशु सही टाइम पे गैबिन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो साथियों, पशु के ब्यात से पहले ट्रांजिशन पीरियड में अच्छी खुराक देना पशु को बहुत जरूरी है, ताकि बॉडी कंडीशन स्कोर पशु का ऑप्टिमम रहे, अच्छा रहे और उसमें समस्याएं कम आए। तीसरा जो जरूरी पॉइंट है जो रिपीट ब्रीडिंग को प्रभावित करता है पशुधन में, वो है हीट स्ट्रेस। साथियों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक गर्म प्रदेश है, गर्म क्षेत्र में है। पूरे साल में करीब 250 दिन से ज्यादा भारत का जो 70% क्षेत्रफल है वो गर्मी के प्रभाव में रहता है। उत्तरी भारत में थोड़ी सर्दी है जो ज्यादा पड़ती है। आप जैसे ही दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको गर्मी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलेगा। हीट स्ट्रेस के कारण पशुओं में जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, बांझपन की समस्या है, वो हमें ज्यादा देखने को मिलती है। HF नस्ल की गायों में हीट स्ट्रेस का प्रकोप अपने देसी नस्ल के पशुओं के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि ये पशु नीदरलैंड, हॉलैंड जहां पे तापमान कम है वहां की ये नस्ल है। भारत में गर्मी का तापमान, ज्यादा क्षेत्रफल, लंबे समय तक रहता है, तो आपको रिपीट ब्रीडिंग की केसेस HF गाय में ज्यादा देखने को मिलेंगे। गर्मी के स्ट्रेस में साथियों पशु की जो कंसेप्शन रेट है वो भी कम हो जाती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है, मतलब पशु के AI करवाने के बाद में 20 या 30-35 दिन में जो बच्चा मर जाता है, वो केसेस भी आपको गर्मी के कारण ज्यादा देखने को मिलेंगे। चौथा जरूरी जो एक फैक्टर है पशु में पशु को रिपीट ब्रीडिंग की तरफ लेके जा सकता है, वो है खून या दूध के अंदर यूरिया नाइट्रोजन का लेवल। साथियों, दूध बनाने के लिए पशुओं को प्रोटीन देना पड़ता है। एक्सेस प्रोटीन से पशु के दूध के अंदर यूरिया नाइट्रोजन का लेवल और खून के अंदर यूरिया नाइट्रोजन लेवल, जिसको हम बन बोलते हैं, B1 ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, उसका लेवल बढ़ जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल अगर पशु के शरीर में ज्यादा रहेगा तो उन पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो प्रोटीन हमें पशु को देना है, लेकिन दूध उत्पादन के हिसाब से। पांचवा बड़ा फैक्टर पशुओं को रिपीट ब्रीडिंग की तरफ धकेल सकता है, वो है दूध का उत्पादन का स्तर। कितना पशु दूध का उत्पादन कर रहा है। जिन पशुओं में दूध का उत्पादन ज्यादा है उन पशुओं में स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। ऐसे पशुओं में आपको रिपीट ब्रीडिंग के केसेस भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। जिन पशुओं में दूध का उत्पादन आपको ज्यादा देखने को मिलता है उन पशुओं के खून में सर्कुलेटिंग हार्मोन्स, जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, एस्ट्रोजन का लेवल है, वो कम हो जाता है। तो पशु खुल के हीट में नहीं आएगा। जो 21 दिन की साइकिल है वो भी पशु की अच्छे तरीके से नहीं चलेगी। तो ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में आपको रिपीट ब्रीडिंग के केसेस भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। छठा बड़ा फैक्टर है गाय की पेरिटी, मतलब गाय का ब्यांत की संख्या कौन सी है। जैसे जैसे पशु के ब्यांत की संख्या बढ़ती है उसमें रिपीट ब्रीडिंग के केसेस भी बढ़ने लगते हैं। अमेरिका जैसे देशों में एवरेज ब्यांत पशु का 3 ब्यांत के आसपास में एवरेज ब्यांत है, उसके बाद में वो पशु को कलिंग के लिए भेज देते हैं। तो साथियों, बढ़ती हुई उम्र भी पशु के लिए बांझपन की समस्या का एक बड़ा कारण बन सकती है। तो पशु को आप अगर अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, बैलेंस्ड डाइट देंगे, तो फिर अगर पशु की उम्र भी बढ़ रही है तो उसमें हम ब्रीडिंग को बेहतर होने में पशु की मदद कर सकते हैं अच्छी खुराक के द्वारा। इसके बाद में साथियों 8वां पॉइंट है पशु में कृत्रिम गर्भाधान का समय। साथियों, अगर हम बात करें पशु को जो हीट में आने के बाद में पशु के जो अंडा ओवम निकलता है उसकी ऑलमोस्ट जो उम्र है 24 घंटे के आसपास में है। पशु को कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद में 12 घंटे का टाइम जो स्पर्म है वो लेता है कैपेसिटेशन में,
और ट्रांसपोर्ट में। तो सबसे सही टाइम क्या है? पशु के हीट में आने के बाद में 12 घंटे तक हमें इंतजार करना है। 12 घंटे के बाद में हमें पशु को कृत्रिम गर्भाधान करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पशु सुबह हीट में आया है तो उसको आपको शाम को कृत्रिम गर्भाधान करवाना है, और अगर पशु शाम को हीट में आया तो उसको आपको अगले दिन सुबह कृत्रिम गर्भाधान करवाना है, उसको एआई करवानी है। और अगर एचएफ नस्ल का पशु है तो उसको आप 2 बार कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे 12-12 घंटे के अंतराल में। साथियों, अगर टाइमिंग सही है तो आप मान के चलिए रिपीट ब्रीडिंग की समस्या अपने डेयरी फार्म पे काफी कम रहेगी। किस टाइम पे पशु को कृत्रिम गर्भाधान करवाना है ये फार्मर के हाथ में है, किसानों के हाथ में है। तो आप पशु जब हीट में आता है तो सुबह शाम पशुओं को आप देखते रहिए, उनको आप ऑब्जर्व करते रहिए, ताकि अपने को ये पता चले कि पशु का हीट में आने का टाइम क्या है, और उसके बाद में ही हमें पशु को कृत्रिम गर्भाधान करवाना है। इसके बाद में साथियों एक बड़ा फैक्टर है, वो है सीमेन हैंडलिंग। स्ट्रो को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, किस बुल्की से जो टीका है वो तैयार किया हुआ है। जो कंसेप्शन रेट है और ब्रीडिंग की सक्सेस रेट है वो बुल पे भी निर्धारित करती है। अगर स्पर्म डैमेज्ड हैं या फिर बुल का करेक्टर भी रहता है, कुछ बुल्स की जो कंसीविंग रेट है वो ज्यादा रहती है, कुछ बुल्स के द्वारा कंसीविंग रेट है जो कम रहती है। फिर अगर लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल सही नहीं है, ट्रांसपोर्ट के दौरान जो सिलेंडर है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल कम हो गया, तो भी जो सीमेन स्ट्रा है वो खराब हो जाती है, और उसके कारण पशु फिर रिपीट बार बार करेगा, सही टाइम पे गाभिन नहीं हो पाएगा। इसके साथ में साथियों सबसे जो एक और बड़ा कारण है वो है पशुओं के बच्चेदानी में इन्फेक्शन। आमतौर पे जब पशु का ब्याज शुरू होता है तो पशु में बच्चेदानी के इन्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। अगर किसी पशु की सही टाइम पे जेर नहीं गिरी है तो उसमें आपको रिपीट ब्रीडिंग के केसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के केसेस हैं तो कभी भी आपको हाथ से या मैनुअली अपने को सफाई नहीं करवानी चाहिए। अगर आप हाथ से सफाई करवाएंगे तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन्फेक्शन के चांसेस अगर बढ़े हुए हैं तो पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो साथियों, आज की मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन लेना है तो पशु का सही टाइम पे गाभिन होना जरूरी है। आज हमने बात करी है कौन कौन से ऐसे 10 बड़े कारण हैं जिनके कारण पशु रिपीट करता है। आगे के आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम इन सारे कारणों का डिटेल में बारीकी से अध्ययन करेंगे, बारीकी से इनके बारे में जानेंगे, कैसे सही टाइमिंग से, कैसे अच्छे स्पर्म हैंडलिंग से, और कैसे पशु की अच्छे न्यूट्रिशन से हम उसको रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से बचा सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कीजिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन है पशुपालन से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेरी है वो भी डाल सकते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।